हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो बात करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। यहाँ पे ये बात करता है कि लैंडलॉर्ड्स की जो है ऑब्लिगेशंस क्या होंगे या फिर टेनेंट के ऑब्लिगेशंस क्या होंगे और पेनल्टीज इस एक्ट के अंदर में कौन कौन सी इम्पोज की गई। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 37 से, जो बात करता है लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप एकोमोडेशन इन गुड रिपेयर। इस एक्ट के अंदर में एकोमोडेशन को गुड रिपेयर में रखने की जिम्मेदारी है वो लैंडलॉर्ड की है। क्लॉज 1 बात करता है एवरी लैंडलॉर्ड शैल बी बाउंड टू कीप द एकोमोडेशन इन गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स। मतलब वो जो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो अपना एकोमोडेशन जो है एक अच्छी जो है स्थिति में रखे और जो रहने लायक हो, उसमें रिपेयर्स जो है टेनेंटेबल रिपेयर्स और रहने लायक स्थिति में हो, ऐसा उसको रखने की ड्यूटी है। शेल बी बाउंड है, यहाँ पे शेल है, कंपलसरी है। क्लॉज 2 बात करता है इफ द लैंडलॉर्ड्स नेग्लेक्ट्स और फेल्स टू मेक विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस इन राइटिंग एनी रिपेयर्स विच ही इज बाउंड टू मेक अंडर सबसेक्शन 1, the tenant may make the same himself and deduct the expenses of such repairs from the rent or otherwise recover from the landlord। यदि लैंडलॉर्ड इस ड्यूटी को करने में जो फुलफिल करने में फेल हो जाता है या नेग्लेक्ट कर देता है, तो एक रीजनेबल नोटिस का जो है टाइम पीरियड देने के बाद राइटिंग में टेनेंट लैंडलॉर्ड से कहेगा कि आप इसको रिपेयर कीजिए, और उस टाइम पीरियड निकलने के बाद यदि फिर भी लैंडलॉर्ड नहीं करता है तो टेनेंट वो रिपेयर्स खुद से कर सकता है, और जो खर्चा आया उसको रिपेयरिंग करने में जो एक्सपेंसेस हुए, वो ऐसा एक्सपेंसेस जो है या तो वो रेंट से काट सकता है, मतलब उसको कम रेंट देगा, जितना एक्सपेंस हुआ उतना काट के दे देगा, या फिर वो दूसरे तरीके से अदरवाइज है जो लॉफुली तरीका होगा, या तो वो आरसी की हेल्प लेगा या दूसरे तरीके से जो है लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता है। यहाँ पे एक प्रोविजो है provided that the amounts so deducted or recoverable in any year shall not exceed 1/12 of the rent payable by the tenant for that year। यहाँ पे प्रोविजो है जो रिपेयर्स का जो अमाउंट होगा, ये जो अमाउंट वो डिडक्ट करेगा रेंट में से या रिकवर कर सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में, तो उस जो अमाउंट मैक्सिमम कितना वो रिकवर कर सकता है लैंडलॉर्ड से, जो रेंट वो ईयरली देता है उसकी 1/12 से वो अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये जो है प्रोविजो बात करता है। यदि 1/12 से एक्सीड जो रेंट रहता है उसको एक्सीड करता है टेनेंट पर्टिकुलर ईयर में, एक स्पेसिफिक ईयर में, तो आगे की जो एक्सपेंसेस है वो खुद बियर करेगा, वो लैंडलॉर्ड से रिकवर नहीं कर सकता है। क्लॉज 3 बात करता है वेयर एनी रिपेयर्स विदाउट द विच द एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल और यूजेबल एक्सेप्ट विद अनड्यू इनकन्वीनियंस आर टू बी मेड एंड द लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट्स और फेल्स टू मेक देम आफ्टर नोटिस एंड राइटिंग, the tenant may apply to the RCA for permission to make such repairs himself and may submit to the RCA an estimate of the cost of such repairs, and thereupon the RCA may, after giving the landlord an opportunity of being heard and after considering such estimate of the cost and making such inquiries as it may consider necessary, by an order in writing, permit the tenant to make such repairs at such cost as it may specified in the order, and it shall therefore thereafter be lawful for the tenant to make such repairs himself and to deduct the cost thereof, which shall in no case exceed the amounts specified from the rent or otherwise recover it from the landlord। ये क्लॉज बात करता है कि जहाँ पे कोई ऐसा एकोमोडेशन है और उसमें ऐसे रिपेयर्स होने हैं जो ज़रूरी हैं, जो आप ऐसा अकोमोडेशन हैबिटेबल नहीं रहेगी, मतलब उसमें रह नहीं सकते हैं, या जब तक कि जो इनकन्वीनियंस जो है कॉज हो रही है टेनेंट को और वहाँ उसमें नेसेसरी रिपेयर्स होने हैं, बट लैंडलॉर्ड की ड्यूटी थी कि वो अकोमोडेशन को गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स में जो कंडीशन में रखे, बट उसने उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया या उससे बोला गया तो उसने मना कर दिया। बट इस चीज़ को नोटिस में लाना जो है जिम्मेदारी वो टेनेंट की है, और टेनेंट जब राइटिंग में जो है नोटिस दे देता है, यहाँ पे मैंडेटरी है कि वो ओरली नहीं बोले, वहाँ पे टेनेंट लैंडलॉर्ड को नोटिस दे, वो भी राइटिंग में, कि ऐसे रिपेयर्स की ज़रूरत है, आप इसे करवाइए, और उसके बाद यदि लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट कर देता है या ऐसे रिपेयर करवाने में फेल हो जाता है, तो टेनेंट जो है आरसीए के पास अप्लाई कर सकता है और उनसे परमिशन मांग सकता है कि जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो खुद से कर सके, ऐसी परमिशन उसको दी जाए। उसके बाद जो है वो आरसी के पास जो है ऐसी एप्लीकेशन सबमिट करेगा, और उसमें जो है एप्लीकेशन के साथ में कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट भी बताएगा, उस रिपेयर्स के लिए कितना खर्चा लगेगा या हो सकता है उसका एक एस्टिमेट जो है वो भी सबमिट करेगा आरसी के पास। एंड उसके बाद आरसी की क्या आरसी कौन सी प्रोसीजर अपनाएगी, जब उसे कंसिडर कर लेगी तो यहाँ पे डिस्क्रिशन है आरसीए का, तो लैंडलॉर्ड को एक अपॉर्चुनिटी देगी, आरसी उसे लगता है तो लैंडलॉर्ड को सुनेगी, उससे पूछेगी कि भाई क्या बोलते हैं, आप रिपेयर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं,
और उसके बाद जितनी कॉस्ट आ रही है उसकी एस्टीमेट कॉस्ट जो सबमिट की गई है उसको कंसिडर करने के बाद और ऐसी इंक्वायरी जो उसे ठीक लगता है वो ऐसी करवाएगी, जो भी उसको सही लगता है। उसके बाद वो एक राइटिंग में ऑर्डर पास कर देगी जिसमें टेनेंट को परमिशन दे देगी कि वो रिपेयर्स करवा सकता है उस कॉस्ट में जो उसने जो ऑर्डर में स्पेसिफाई की गई है आरसीए द्वारा। एंड जब ऐसा ऑर्डर पास हो जाएगा तो टेनेंट जो है वो लॉफुली जो है ऐसे रिपेयर्स करवा सकता है जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, और उसकी जो कॉस्ट डिडक्ट होगी वो रेंट से वो डिडक्ट कर सकता है। फिर शैल इन नो केस एक्सीड द अमाउंट सो स्पेसिफाइड, तो जितना रेंट जो है वो डिडक्ट करेगा, जो कॉस्ट डिडक्ट करेगा वो उतनी ही कर पाएगा जितना उस आरसीए ने ऑर्डर में पास किया हुआ है। उससे ज़्यादा एक्सीड अमाउंट से है जो वो यदि खर्चा करता है तो वो टेनेंट की लायबिलिटी खुद की होगी। और जो अमाउंट स्पेसिफाई है वो लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता है, या तो रेंट में से डिडक्ट करके या अदरवाइज जो है अदरवाइज में दूसरे तरीके आ सकते हैं। या तो वो आरसी के पास परमिशन ले सकता है कि जो ऑर्डर हुआ है कि उससे रिकवर करवा ले, या फिर दूसरे तरीके से जो है पेमेंट करवा सकता है। बट यहाँ पे भी एक प्रोविजो है जो बात करता है द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर। एक टेनेंट जो एक पर्टिकुलर ईयर में जो रेंट दे रहा है उसकी 1/2 को एक्सीड ऐसा अमाउंट नहीं कर सकता जो वो रिकवर कर सकता है लॉफुली लैंडलॉर्ड से। जो हमने ये छोटे मोटे यदि हम रिपेयर्स की बात करते हैं तो ऐसे केस में जो एक्सपेंसेस और रेंट जितना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसका जो प्रपोर्शन रेशियो दिया गया था वो 1/12 दिया गया था। बट जो ऐसे यदि हम रिपेयर्स करवा रहे हैं जिस वजह से अकोमोडेशन जो है हैबिटेबल नहीं रह गया था उसको सही करवाने के लिए, या उसको हम यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर, ऐसे केसेस में टेनेंट जो है वो 1/2 ऑफ द रेंट जो पे कर रहा है वो एक पर्टिकुलर ईयर में 12 मंथ्स में उससे उस अमाउंट से एक्सीड जो है वो खर्चा नहीं कर सकता ऐसे नेसेसरी एक्सपेंस करने के लिए। एक प्रोविजो और दिया गया है जो बात करता है इफ एनी रिपेयर्स नॉट कवर्ड बाय द सेंड अमाउंट आर नेसेसरी इन द ओपिनियन ऑफ द आरसीए एंड द टेनेंट एग्रीज टू बियर द एक्सेस कॉस्ट हिमसेल्फ द आरसीए में परमिट द टेनेंट टू मेक सच रिपेयर्स। यहाँ पे ये बात करते हैं कि ऐसे कोई रिपेयर्स हैं जो पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसमें कवर नहीं हो रहे हैं और आरसीए को लगता है कि कवर नहीं हो सकते हैं, और ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो टेनेंट खुद बियर करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे केस में आरसीए चाहे तो टेनेंट को परमिट कर सकता है कि ठीक है आप अपनी जो है एक्सपेंस पे जो है रिपेयर्स करवा लीजिए। ये था हमारा सेक्शन 37। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है कटिंग ऑफ और विथ होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई ऑफ सर्विस। यदि लैंडलॉर्ड जो है वो बिना किसी अथॉरिटी के जो एसेंशियल सप्लाई या सर्विसेज टेनेंट को प्रोवाइड कर रहा है उसको या तो वो कट ऑफ कर देता है, जो है काट देती है ऐसे सर्विस जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, या फिर उन्हें विथहोल्ड कर लेता है, तो ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड की क्या लायबिलिटी होती है। क्लॉज 1 ये बात करता है नो लैंडलॉर्ड or through any person purporting to act on his behalf shall without just and sufficient cause cut off or withhold any essential supply or service enjoyed by the tenant in respect of the accommodation let to him। जो लैंडलॉर्ड है या तो वो खुद से या फिर किसी दूसरी पार्टी से जो उसके बिहाफ में काम करती है, जब तक कि कोई जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज नहीं हो, कोई रीजनेबल कॉज नहीं हो, कोई भी एसेंशियल सप्लाई ना तो कट ऑफ करेगा, ना काटेगा, ना विथहोल्ड करेगा, ना रोकेगा ऐसी सर्विसेज ये एसेंशियल सप्लाई जो एक टेनेंट पर्टिकुलर एकोमोडेशन जो उसको लेट आउट किया गया है उसको एंजॉय कर रहा है। If a landlord contravenes the provision of subsection 1, the tenant may make an application to the RCA complaining of such contravention। यदि कोई जो लैंडलॉर्ड है क्लॉज 1 का जो है कंट्रावेन करता है, उसे तोड़ता है या कोई एसेंशियल सप्लाई या सर्विस को रोकता है, कट ऑफ करता है, तो टेनेंट आरसीए के पास जो है एक ऐसी एप्लीकेशन लगा सकता है और ऐसे कंट्रावेंशन के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता है कि लैंडलॉर्ड ने उसकी जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उसे कट ऑफ कर दी हैं या रोक दी गई हैं, उसे वापस से रिस्टोर करने के लिए कहा जाए। क्लॉज 3 बात करता है इफ द आरसी और इंक्वायरी फाइंड्स दैट द एसेंशियल सप्लाई और सर्विस enjoyed by the tenant in respect of the accommodation was cut off or withheld by the landlord without just and sufficient cause, it shall make an order directing the landlord to restore such service और सप्लाई। यदि आरसीए को लगता है और इंक्वायरी जो वो करेगा कि क्या एप्लीकेशन में लिखी हुई बात सही है और ये पाता है कि हाँ जो टेनेंट एंजॉय कर रहा था ऐसी एसेंशियल सप्लाई या सर्विसेज उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन को वो लैंडलॉर्ड के द्वारा या तो काट दी गई है या विथहेल्ड कर दी गई है, और ऐसा जो उसने किया है वो विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज है, मतलब कोई उसके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है, अनरीजनेबली उसने जो है मज़े के लिए जो है उसने सप्लाई काट दी, तो ऐसे केस में वो ऑर्डर देगा लैंडलॉर्ड को कि ऐसी जो सप्लाई या सर्विस है उसे वापस से रिस्टोर किया जाए।
बट यदि लैंडलॉर्ड जो है सफिशिएंट रीज़न या जस्ट रीजनेबल कॉज की वजह से विथहोल्ड करता है या कट ऑफ करता है, तो ऐसे केसेस में जो है आरसी के पास एप्लीकेशन नहीं जा पाएगी। जो मेन ग्राउंड किया गया है वो यही किया गया है कि ऐसी जो सर्विसेज काटी गई हैं, सप्लायर रोकी गई हैं, तो वो जस्ट एंड सफिश विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज की वजह से ही होना चाहिए, तभी ऐसी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। नेक्स्ट क्लॉज ये बात करता है द आरसी में इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट दैट द कंपनसेशन नॉट exceeding 50 rupees be paid to the landlord by the tenant if the application under subsection 2 was made frivolously or vexatiously. Clause B, be paid to the tenant by the landlord if the landlord had cut off or withheld supply or service without just and sufficient cause. ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि लैंडलॉर्ड जो है अननेसेसरी जो है क्लॉज भी लैंडलॉर्ड अननेसेसरी जो है कोई भी एसेंशियल सप्लाई या सर्विस को कट ऑफ कर देता है, विथहोल्ड कर देता है, तो ऐसे केस में उसे टेनेंट को कंपनसेशन देगा। और यदि इस सेक्शन के अंडर में टेनेंट वेक्सेशली या फिर फ्रिवसली जो है एप्लीकेशन फाइल करता है लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में और गिल्टी फाउंड होता है, तो ऐसे केस में टेनेंट को लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जो अमाउंट इस सेक्शन के अंडर में कंपनसेशन दिलवाया जाएगा दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट में, उसका अमाउंट 50 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। मैक्सिमम 50 रुपीज़ जो है एज अ कंपनसेशन पार्टी को दिलवा सकती है आरसी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है इन दिस सेक्शन एसेंशियल सप्लाई और सर्विस इंक्लूड सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स एंड पैसेज एंड ऑन स्टेयरकेसेस, कंजर्वेसी एंड सैनिटरी सर्विस। यहाँ पे एसेंशियल सप्लाई और सर्विस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो पहले बताते हैं कि पानी की सप्लाई, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, जो पैसेजेस जाएंगे, रास्ते जाएंगे, उसमें लाइट्स का होना या स्टेयरकेस में लाइट्स का होना, या कंजर्वेसी एंड सैनिटरी सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई हैं एकोमोडेशन में टेनेंट को, ऐसी सप्लाईज को रोक देना इस एक्ट के अंदर में एसेंशियल सप्लाई कहलाई जाएंगी। एक्सप्लेनेशन सेकंड बात करता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन विथ होल्डिंग एनी एसेंशियल सप्लाई और सर्विस shall include acts or omissions attributable to the landlord on account of which the essential supply or service is cut off by the local authority or any other competent authority। इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन बात करता है इस सेक्शन के पर्पज से यदि कोई एसेंशियल सप्लाई या सर्विस जो है विथहोल्ड कर दी गई है, तो उसमें ऐसे एक्ट्स या ओमिशन भी आएंगे जो एसेंशियल सर्विसेज और सप्लाई जो है किसी लोकल अथॉरिटी या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का किसी रीजनेबल रीज़न की वजह से जो है या तो रोके गए हैं या काटे गए हैं, इसकी जो एट्रीब्यूटेड टू द लैंडलॉर्ड, मतलब जो लैंडलॉर्ड को भरना था पर उसने नहीं किया, तो ऐसे केसेस में ये चीज़ें भी जो है एसेंशियल सप्लाईज जो है इंक्लूड होंगी। आगे बढ़ते हम अपने सेक्शन 39 की तरफ, जो बात करता है कंट्रोल ऑफ रेटिंग। ये सेक्शन बात करता है द कलेक्टर और सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी कलेक्टर एज मे बी ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ hereinafter referred to in this chapter as the authorized officer may on his own motion or on application made to him in this behalf by his general or special order require a landlord to give information in writing within such time as may be specified therein by the accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant, and also require him to let or not to let such accommodation except in accordance with such order as he may give in accordance with the provision of this chapter। ये क्लॉज ये बात करता है कि कलेक्टर या ऐसा कोई ऑफिसर जो डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट के नीचे का नहीं हो, वो जो है कलेक्टर द्वारा ऑथराइज किया गया है, जैसा भी इस चैप्टर में जो है उसे हम ऑथराइज्ड ऑफिसर कहेंगे, या तो खुद में चाहे तो या तो खुद से या फिर किसी पर्सन द्वारा जो एप्लीकेशन उसके बिहाफ में लगाई गई है, ऐसे केस में जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करेगा और किसी लैंडलॉर्ड को बोल सकता है कि आप एक राइटिंग में इन्फॉर्मेशन दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक स्पेसिफाइड एकोमोडेशन के बारे में जो उनका खुद का है, या तो जो ऑलरेडी वैकेंट है या जो बहुत जल्द जो है वो वैकेंट होने वाला है, इट्स लाइकली टू फॉल वैकेंट। और लैंडलॉर्ड से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप राइटिंग में हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, उसको आगे ये डायरेक्शन दे सकती है कि यदि ऐसा जो एकोमोडेशन है जब तक कि कोई ऑर्डर में नहीं लिखा गया है या पास नहीं किया जाएगा इस चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, ऐसा एकोमोडेशन जो खाली होने वाला है या हो चुका है उसे किसी को भी जो है लेट आउट नहीं किया जाए, किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाए। क्लॉज 2 बात करता है इफ एनी accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is required for occupation by any person holding an office for profit under the union or state government or any person in the service of local authority,
The Madhya Pradesh Electricity Board, the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, or such other body corporate as may be specified the state government by notification in the Gazette, the collector or the authorized officer may, subject to the provision of Section 40, within 15 days from the date of receipt of the information given by the landlord in pursuance of an order issued under subsection 1, by order allot the accommodation to any such person as may be specified by him in the order and direct the landlord to put him in possession of the accommodation, and the landlord shall place him in possession immediately if it is vacant or as soon as it becomes vacant. यदि ऐसा कोई accommodation है जो खाली होने वाला है या खाली ऑलरेडी है, जो रिक्वायर्ड है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो या तो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट जो में जो है कोई पोस्ट होल्ड किया हुआ है उसकी सर्विस में है, या लोकल अथॉरिटी की में सर्विस में है, या MPEB में सर्विस में है, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी BSc जो है मध्य प्रदेश की उसमें है, या ऐसी कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजट में निकाल के जो ऑथराइज की गई है, स्पेसिफाई की गई है, ऐसी किसी सर्विसेज में काम करने वाला जो पर्सन है उसके रिक्वायर्ड के लिए यदि कोई अकोमोडेशन चाहिए तो जो कलेक्टर है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो हम नेक्स्ट आगे सेक्शन पढ़ेंगे उसके सब्जेक्ट रहते हुए 15 दिन के अंदर से जिस दिन उसे लैंडलॉर्ड इन्फॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर रिगार्डिंग दैट अकोमोडेशन, एक ऑर्डर इशू करेगा और उस ऑर्डर में जो है वो पर्टिकुलर अकोमोडेशन जो है बाय ऑर्डर अलॉट कर देगा ऐसे पर्सन को जिसको रिक्वायर्ड है इस एक्ट के अंदर में, एंड लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट करेगा कि उसे जो जिस पर्सन को रिक्वायर्ड है, जो टेनेंट बनने जा रहा है, जो ऐसी सर्विस में है, तो उसे जो है उस अकोमोडेशन के पोजीशन में उसे दिया जाए, उसे जो है ऑक्यूपाई करने की परमिशन दी जाए, और उस पर्सन को जो है लैंडलॉर्ड जो है वो ऐसे पर्सन को इमिडिएटली जो है पोजीशन दे देगा यदि वो खाली है, या फिर जैसे ही वो एकोमोडेशन खाली होगा वैसे ही उसको तुरंत पोजीशन में दे देगा। इसमें एक ही प्रोविजो है, बात करता है प्रोवाइडेड दैट इफ द लैंडलॉर्ड हैज़ in the information given in pursuance of an order issued under subsection 1 stated that he needs the accommodation for his own occupation, the collector or the authorized officers shall, if satisfied after due inquiry that the accommodation is so needed, permit the landlord to occupy the same. यहाँ पे ये प्रोविजो बात करता है कि यदि लैंडलॉर्ड जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसे 15 दिन के अंदर देता है वो कलेक्टर को या ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि जो एकोमोडेशन जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या किसी और को देने की बात कर रहा है वो एक्चुअली जैसे खाली होगा उसे खुद के लिए चाहिए, फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन चाहिए, और कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है एक इंक्वायरी करेगा, उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ एकोमोडेशन जो है लैंडलॉर्ड को ही नीडेड है, तो लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि ठीक है आप ही रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। Provided further that in allotting the accommodation to any person under this subsection, due regard will be had as far as possible to the wishes of the landlord as regards the type of the person to whom the accommodation may be allotted, as may be indicated by him in the information given in pursuance of an order issued under subsection 1. यहाँ पे ये प्रोविजो बात कर रहा है कि जब भी ऐसा एकोमोडेशन जो है किसी पर्सन को अलॉट किया जाएगा इस सब सेक्शन के अंडर में, तो इस बात का जितना हो सके कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर ध्यान रखेगा कि लैंडलॉर्ड किस तरह के पर्सन को जो है अपना एकोमोडेशन लेट आउट करना चाहते हैं, इस बात का वो ध्यान रखेगा। जो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो जो कलेक्टर ऑर्डर निकालता है उसके परसेंट में जो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कलेक्टर को, तो उसमें वो ये भी बताएगा कि किस तरह के पर्सन को जो है वो अलॉट करना चाहता है या चाहता है कि उसे ही एकोमोडेशन दे, जैसे फैमिली मैन होना चाहिए या सिंगल पर्सन होने चाहिए या बैचलर्स होने चाहिए, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई कर देगा लैंडलॉर्ड, और कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर जितना हो सके इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे पर्सन को जो है लैंडलॉर्ड की विशेष को ध्यान में रखते हुए ही पर्सन को जो है ऐसे पर्सन को एकोमोडेशन अलॉट किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन। जो सेक्शन 39 था उसमें तो पहले इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अब जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, पर्सन मिल गया, तो ऐसे एकोमोडेशन को अलॉट कैसे किया जाएगा। क्लॉज 1 बात करता है द कलेक्टर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल अलॉट एकोमोडेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। जो कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो एकोमोडेशन अलॉट करेंगे तो उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। वो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे? पहला ये, द एकोमोडेशन शैल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो एकोमोडेशन जो है अलॉट किया जाएगा वो पर्सनस की, कुछ पर्सनस की प्रायोरिटी जो है, कैटेगरीज जो है उनकी एक फॉलोइंग ऑर्डर फॉलो करेंगे वो प्रायोरिटी में। यदि कई तरह के जो लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कि हमें एकोमोडेशन चाहिए, तो उसमें भी
एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले किसको दिया जाएगा। तो क्लॉज का सबसेक्शन 1 ये कहता है पर्सन्स होल्डिंग ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले यदि किसी पर्सन जो सर्विस में है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी, एमपीईपी, बीएससी मध्य प्रदेश और सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी स्पेसिफाइड द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। उसके बाद यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसने अप्लाई किया है जो किसी लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है या एमपीबी में है या बीएससी में है या ऐसी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई की हुई है, तो ऐसी केसेस में उनको बाद में दिया जाएगा। यदि हर तरह की एक पर्सन जो है फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है और एक पर्सन जो है लोकल अथॉरिटी में सर्विस कर रहा है और दोनों ने ही एकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया है और कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास सिर्फ एक ही एकोमोडेशन अवेलेबल है, तो ऐसे केस में जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमेशा ही यूनियन गवर्नमेंट के जो सर्वेंट रहेगा या जो सर्विस में है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लॉज 2 बात करता है इफ द एकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट इट शैल बी अलॉटेड टू हिज सक्सेसर। यदि ऐसा एकोमोडेशन है जो किसी पर्सन द्वारा जो है होल्ड किया गया है जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की जो है सर्विस में था, तो उसके खाली करने के बाद ऐसा जो अलॉटमेंट है वो उसके सक्सेसर को दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट मे बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट अ सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस ऑक्यूपेंट। बट यदि उन्हें लगता है तो वो जो कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है वो अपना रीज़न रिकॉर्ड करके राइटिंग में ऐसा एकोमोडेशन जो है किसी थर्ड पर्सन को भी अलॉट कर सकते हैं जो प्रीवियस ऑक्यूपेंट का सक्सेसर ना हो, मतलब उसी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में काम जो एम्प्लॉय नहीं हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है स्पेशल प्रोविज़न ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 39 में जो है हमारे 3 क्लास छूट गए थे, तो पहले उससे पढ़ लेते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 39 का जो सब क्लॉज 3 है वो बात करता है इफ़ नो ऑर्डर इज पास्ड एंड सर्व्ड अपॉन द लैंडलॉर्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 ही शैल बी फ्री टू लेट द वैकेंट एकोमोडेशन टू एनी पर्सन। जब ऐसा कोई ऑर्डर जो है किसी लैंडलॉर्ड को ना पास के जो है कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है ना ही लैंडलॉर्ड को सर्व किया जाता है, जो सबसेक्शन 2 में जो टाइम स्पेसिफाई है सबसेक्शन 2 में जो टाइम स्पेसिफाई है वो 15 डेज़ का दिया गया है। यदि 15 डेज़ के अंदर जो है क्या बोलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कोई ऑर्डर पास नहीं करता है कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर, तो ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड चाहे किसी फ्री है वो किसी भी पर्सन को ऐसा अकोमोडेशन लेट आउट करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट इन केस फॉलिंग अंडर द फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 2 द पीरियड स्पेंट इन इंक्वायरी शैल बी एक्सक्लूडेड। यदि जो है कोई इंक्वायरी बैठाएगा कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर तो जितना टाइम पीरियड उस इंक्वायरी में लग रहा है वो ऐसा टाइम पीरियड एक्सक्लूड रहेगा। क्लॉज 4 बात करता है द कलेक्टर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे टेक और कॉज टू बी टेकन सच स्टेप्स एंड यूज और कॉज टू बी यूज सच मिनिमम फोर्स इंक्लूडिंग पुलिस फोर्स एज मे इन हिज ओपिनियन is reasonable for securing the compliance with or for preventing or ratifying contravention of the act or rules thereunder or for the effective exercise of such power। जो कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो ऐसे स्टेप्स ले सकता है जो उसे रीजनेबल लगते हैं या ऐसे स्टेप्स लेने में जो है वो मिनिमम फोर्स जो पुलिस फोर्स है उसका मिनिमम फोर्स जो है यूज़ कर सकता है यदि उसकी ओपिनियन में जो है ज़रूरत है रीजनेबल कॉज उसके पास है कि ऐसे एक्ट इस एक्ट के अंदर में कोई एक्ट है जिसका कोई प्रोविज़न है जिससे कंट्रावेंशन हो रहा है या उसे प्रिवेंट करना है या रेटिफाइंग करना है, इस एक्ट के अंदर में कोई एक्ट जो प्रोविज़न है या रूल्स का कि जो उसे इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ सच पावर उसे यूज़ कर सकता है, तो वो ऐसे में मिनिमम फोर्स जो है यूज़ कर सकता है और ऐसी मिनिमम फोर्स में जो है पुलिस फोर्स भी जो है इंक्लूड रहेगी। इस सेक्शन का लास्ट क्लॉज बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी अकोमोडेशन यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज द मंथली रेंट फॉर विच डज नॉट एक्सीड 25 मंथ्स। इस सेक्शन में लिखी हुई कोई भी बात किन कंडीशंस में जो है अप्लाई नहीं होगी। तो पहली कंडीशन बात करते हैं ऐसे अकोमोडेशन के लिए जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है और जिसका मंथली रेंट जो है 25 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है। यदि 25 रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो फिर जो है इस चैप्टर में लिखी हुई जो इस सेक्शन में लिखी हुई बात वो अप्लाई होगी। क्लॉज बी बात करता है एनी अकोमोडेशन यूज फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज द मंथली रेंट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। यदि ऐसा कोई अकोमोडेशन है जो नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है और उसकी मंथली रेंट जो है 50 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है
ये सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद क्लॉज सी बात करता है एनी अकोमोडेशन विच हैज़ फॉलन वैकेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्यूपेशन बाय द लैंड। यदि कोई ऐसा अकोमोडेशन है जो किसी इस एक्ट के पर्पस में जो है ऑर्डर कोई पास किया गया है उसके परसेंट में जो है खाली हो रहा है, तो ऐसा भी जो है सेक्शन के जो प्रोविजंस है वो इस कंडीशन में भी अप्लाई नहीं होंगी। लास्ट क्लॉज बात करता है एनी अकोमोडेशन बिलोंगिंग टू अ लोकल अथॉरिटी कंपनी अ फर्म एंड बोनाफाइड इंटेंट सोनली फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिसर्स सर्वेंट्स एंड एजेंट्स। यदि ऐसा कोई अकोमोडेशन है जो लोकल अथॉरिटी को बिलोंग करता है, किसी कंपनी को बिलोंग करता है या किसी फर्म को बिलोंग करता है, और ऐसे एकोमोडेशन इन अथॉरिटी कंपनी या फर्म के जो हैं सिर्फ उन इसलिए रखे गए हैं कि उनका यूज़ सिर्फ उनके ऑफिसर्स या तो सर्वेंट या एजेंट्स जो हैं उन्हीं के यूज़ पे आएगा, स्पेसिफिकली रखे गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी इस एक्ट के अंदर में भी इस प्रोविजन के अंदर में जो है कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर किसी और पर्सन को जो है रेंट आउट नहीं करेगा ऐसे अकोमोडेशन। आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 48 जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगी हुई होगी तो ऐसे केसेस में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि एकोमोडेशन का अलॉटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। इन दिस सेक्शन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मीन्स अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करेंगे तो जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 352 का क्लॉज 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा। इसके बाद क्लॉज 2 बात करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिमेन्स इन द फोर्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ a member of the naval, military, air or other forces of the union on active duty or a civil servant government who during such period takes up service in the aforesaid office forces। यहाँ पे किन पर्सन्स को दिया जाएगा, तो यहाँ पे बात करते हैं जब भी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो जाएगा और जब तक वो रिमेन है तो उनके जो ऐसी सर्विसेज में कौन रहेंगे या उनकी फैमिली मेम्बर्स कौन किस चीज़ के होंगे, तो ऐसे पर्सन्स ऐसे मेंबर्स जो किसी नेवल, मिलिट्री, एयर के जो है मेंबर्स हैं या किसी अदर आर्म फोर्सेस की जो यूनियन की है और एक्टिव ड्यूटी में है प्रोक्लेमेशन के टाइम पे वो और उनके फैमिली मेम्बर्स, या फिर ऐसा कोई सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट जो उस टाइम पीरियड में मतलब जब तक इमरजेंसी लगी हुई है ऐसी फोर्सेस में जो है इन फोर्सेस में जो है वो काम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इन्हें जो है अलॉटमेंट दिया जा सकता है। ऐसा जो एकोमोडेशन रहेगा जो रिक्वायर रहेगा इस टाइम पीरियड में notwithstanding anything contained in this act be allotted accommodation at a place to be specified by the members of the said forces or the civil government servant as the case may be by the collector having jurisdiction over the said place or the authorized officer if the accommodation is vacant or is likely to fall vacant and the said collector or the authorized officer as the case may be may direct the landlord to put the members of the family in whose favor the accommodation has been allotted in possession of such accommodation, and the landlord shall place such members of the family in possession thereof immediately if the accommodation is vacant or as soon as it becomes vacant। यदि कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर है या सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट है जो उस ड्यूरिंग टाइम पीरियड जब तक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकालीन स्थिति है और ऐसे फोर्सेस में सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो है काम कर रहा है या सर्विस जो है अपनी दे रहा है, ऐसे केसेस में यदि उसे किसी पर्टिकुलर प्लेस में अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है तो कलेक्टर है या फिर उसकी जगह जो है ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसका जुरिडिक्शन है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ उसे अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है, ऐसे केसेस में जो है वो डायरेक्ट कर सकेगा किसी भी लैंडलॉर्ड को जिसका जो एकोमोडेशन है तो खाली हो चुका है या खाली होने वाला है कि उसको या उसके फैमिली मेम्बर्स को जो है जिसके फेवर में एकोमोडेशन अलॉट किया गया है उन्हें पोजीशन दिया जाए और लैंडलॉर्ड को तुरंत जो है उन्हें पोजीशन में देना होगा यदि एकोमोडेशन तुरंत खाली है, और जैसे ही खाली होगा उसके फैमिली मेम्बर्स को पोजीशन देना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है इसका वो बात करता है टेनेंसी ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड एकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन शैल टर्मिनेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सीजन्स टू बी इन फोर्स। जैसे ही इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन लगा हुआ है वो सीज हो जाएगी, वो हट जाएगी, तो उसके 1 साल के अंदर जो है ऐसी टेनेंसी लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट जो नया मेंबर है आर्म फोर्सेस की फैमिली मेम्बर्स है या वो हैं उनके बीच में जो है टेनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी जैसे ही उसके
ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट, जिस दिन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सीज होगी उससे 1 साल के बाद, मतलब यहाँ पे 1 ईयर का टाइम पीरियड, जैसे 1 ईयर एक्सपायर होगा वैसे ही उनके बीच में जो है टेनेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नए सेक्शन की तरफ जो बात करता है liability of person allotted accommodation to parent, where an accommodation is allotted to a person under subsection 2 of 39 or section 40A, he shall be deemed to be a tenant of the landlord of such accommodation and shall be liable to pay thereof from the date of vacation of the एकोमोडेशन। ये क्लॉज ये बात करता है कि ये ऐसा कोई एकोमोडेशन जो सेक्शन 39 या सेक्शन 48 के अंदर में किसी पर्सन को अलॉट किया गया है तो वो लैंडलॉर्ड का टेनेंट ही माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी टेनेंट। उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन का वो टेनेंट होगा, उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के लैंडलॉर्ड का टेनेंट होगा वो, एंड वो जो है एकोमोडेशन के लिए जो रेंट वो रहेगा उसके लिए लाइबल भी रहेगा पे करने के लिए। Where the accommodation before it become vacant was an occupation of the tenant, the rent payable by such tenant. Clause B, where the accommodation was not previously an occupation of a tenant, such rent as may be determined by the RC in accordance with the principle of specified in section 7. जो इस सेक्शन के अंडर में रेंट कितना देंगे उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे ये बात करता है। तो क्लॉज ए बात करता है कि कोई ऐसा एकोमोडेशन है कोई ऐसा एकोमोडेशन है जो वैकेंट था और पहले भी किसी टेनेंट को दिया गया है तो उतना ही रेंट वो पे करेगा नया टेनेंट, और यदि एकोमोडेशन पहले किसी टेनेंट को नहीं दिया गया है तो ऐसे केसेस में आरसी डिसाइड करेगी सेक्शन 7 में जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे किस बेसिस पे एकोमोडेशन का जो रेंट है वो डिसाइड करेगी, स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आरसी नए टेनेंट के लिए भी जो है प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए रेंट डिसाइड करेगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द फर्स्ट प्रोविजन to subsection 2 of section 39, the accommodation remains unoccupied by the allotee for a period exceeding 15 days from the date of vacation thereof. The allotee shall be liable to pay rent only for a period of 15 days out of the period during which it remained so unoccupied. यहाँ पे एक प्रोविजो है जो बात करता है कि यदि कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 के क्लॉज के अकॉर्डिंगली, प्रोविजो के अकॉर्डिंगली, और ऐसा अकोमोडेशन जो है अलॉटी ऑक्यूपाई नहीं करता है, उसके कब्जे में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, कितने पीरियड के लिए, ऐसे टाइम पीरियड के लिए जो 15 दिन से एक्सीड कर रहा है। पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, जिस दिन से उस डेट को खाली होना था उसके 15 डेज के एक्सीड करने के बाद उसके ऑक्यूपेशन में नहीं आया, अनऑक्यूपाई है, तो जो अलॉटी है वो सिर्फ उतने दिन के लिए रेंट पे करने के लिए लायबल होगा जितना पीरियड आउट ऑफ 15 डेज आउट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच इट रिमेन्स सो अनऑक्यूपाइड। ये क्लॉज ये बात कर रहा है जो नया टेनेंट है वो सिर्फ 15 डेज के लिए जो है लायबल होगा पे करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड उतने दिन में से जितना टाइम पीरियड उसका अनऑक्यूपाई रहा। नेक्स्ट हम सेक्शन 42 की तरफ बात करते हैं जो बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी कैसे खत्म होगी। तो ये क्लॉज ये बात करता है द टेनेंसी ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड एन एकोमोडेशन बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस शैल टर्मिनेट ऑन द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड टू सच ऑफिस। ये क्लॉज ये बात करता है कि टेनेंसी किसी पर्सन की जिसको अलॉट की गई है इस एक्ट के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में, वो जो है टर्मिनेट हो जाएगी किस दिन से, जिस दिन से उसने जो पर्टिकुलर ऑफिस था वो जो है सीज कर दिया है। किन बेसिस पे, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, यदि उसका ट्रांसफर हो गया है, रिटायरमेंट यदि वो पर्सन रिटायर हो गया है, या फिर कोई भी अदरवाइज कोई भी दूसरा रीज़न, एंड द सेट पर्सन शैल वैकेट सच एकोमोडेशन विद इन 7 डेज ऑफ सच डेट। और यदि ऐसे पर्सन जिसका ट्रांसफर हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, या किसी अदरवाइज उससे जो खाली करने के लिए बोल दिया जाता है, वो उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन को खाली करेगा कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर करेगा जिस दिन से वो ऑर्डर आया है। प्रोवाइडेड दैट द कलेक्टर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर may for reasons to be recorded in writing extend the period for vacating the accommodation by further period not exceeding 4 months. यदि कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है और वो अपने ऐसे रीज़न को लिखेगा, राइटिंग में लिखेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा, खाली करने का जो टाइम है अलॉटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और ऐसा जो टाइम पीरियड जो मैक्सिमम अलॉटी को दिया जा सकता है वो 4 मंथ से एक्सीड नहीं होगा। मतलब इन जनरल तो उसे 7 दिन के अंदर खाली करना होगा, बट फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड वो लिख के राइटिंग में जो है ऐसा टाइम पीरियड 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम 4 मंथ से। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बात करते हैं जो इस चैप्टर की हमारी पेनल्टीज़ हैं, और इससे हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है। इस चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ पेनल्टीज आई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्लॉज 1 बात करता है
बात करता है, इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 7 और एज फिक्स्ड बाय द आरसीए अंडर section 10, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to a sum which exceeds the unlawful charge claimed or received in excess of standard rate by 1000 rupees or with both। यदि ऐसा कोई पर्सन है जो स्टैंडर्ड रेंट के एक्सेस में जो है रेंट रिसीव करता है या फिर आरसी ने जो रेंट फिक्स किया गया उसके एक्सेस में रिसीव करता है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। उसका जो मैक्सिमम टर्म रहेगा वो 3 मंथ्स तक का रह सकता है, या उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा जिसका जो सम है, उसकी जो अमाउंट है वो जो अनलॉफुल चार्ज वो क्लेम कर रहा है या रिसीव कर रहा है स्टैंडर्ड रेंट के एक्सेस में, उससे जो 1000 रुपीज़ एक्सीड होगा उतना जो है उस पर फाइन लग सकता है, या फिर फाइन भी लग सकता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। क्लॉज 2 बात करता है, इफ एनी पर्सन कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6, he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to sum which exceeds the amount or value of unlawful charge claim or received under said subsection 2 और सबसेक्शन 3 एज द केस में भी बाय 5000 रुपीज़ और विद बोथ। यदि ऐसा कोई पर्सन है जो सेक्शन 6 के क्लॉज 2 और 3 की प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी कि उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है जिसका टर्म पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकता है, या फिर उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है कि जो भी अमाउंट वो क्लेम कर रहा है या रिसीव कर रहा है उसके एक्सीड में जितना भी 5000 रुपीज़ रहेगा, उसके एक्सीड में जो 5000 उसके बाद जाएगा उतना जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या फिर उससे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, साथ में जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। क्लॉज 3 बात करता है, इफ एनी टेनेंट सबलेट्स असाइंस और अदरवाइज पार्ट्स विद द पोजीशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन एंड कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। यदि कोई टेनेंट है जो बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के सबलेट कर देता है, असाइन कर देता है, या अदरवाइज़ कोई भी पोजीशन जो है एकोमोडेशन का वोली या पार्टली जो है उसे पार्ट कर देता है या सबलेट कर देता है या असाइन कर देता है, तो ऐसे प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंट करता है जो ग्राउंड दिया गया है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में, तो ऐसे में उसमें फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है जिसमें उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 1000 रुपीज़ की होगी। क्लॉज 3A जो बात करता है, इफ एनी लैंडलॉर्ड रीलेट्स और ट्रांसफर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विद बोथ। यदि कोई लैंडलॉर्ड है जो पर्टिकुलर एकोमोडेशन है वो सबसेक्शन 17 के कॉन्ट्रावेंट करते हुए या तो रिलेट कर देता है या पूरा या उसका कोई पार्ट जो है ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऐसे केसेस में उस पर इम्पोज की जा सकती है पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट, जो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, चाहे रिग्रेस है चाहे सिंपल है, जिसका मैक्सिमम टेन्योर 3 मंथ्स का हो सकता है, या फिर फाइन इम्पोज की जा सकती है जिसका मैक्सिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ तक इम्पोज कर सकते हैं, या फिर पनिशमेंट भी मिल सकती है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। पहले जो 2 क्लॉज हैं वो बात करते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट क्लॉज 3 में जो है फाइन है और 3A में जो है डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, मतलब रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। क्लॉज 4 बात करता है, इफ एनी लैंडलॉर्ड रीलेट्स और ट्रांसफर द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ subsection 3 or subsection 4 or section 23G, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 रुपीज़ और फिर यदि कोई लैंडलॉर्ड है सेक्शन 23G के कॉन्ट्रावेंशन में जो है ट्रांसफ़र कर देता है या रिलेट कर देता है, तो ऐसे केसेस में जो उस पर पनिश किया जा सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट का, जो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है या तो रिग्रेस या सिंपल, जिसका टेन्योर मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है, या उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है जिसका मैक्सिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ कर सकती है, और या फिर दोनों से ही पनिश किया जा सकता है। क्लॉज 5 बात करता है, इफ एनी लैंडलॉर्ड कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 रुपीज़ और with both। यदि लैंडलॉर्ड है सेक्शन 38 का जो प्रोविज़न है उसको कंट्रावेंट करता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी बनती है उस पर मैक्सिमम या तो उसे 3 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं 1000 रुपीज़ तक का, या फिर दोनों हो सकती है। सेक्शन 38 हमने पढ़ा है जो बात करता है जो है सप्लाई या सर्विस को विथहोल्ड कर लेता है, विथहेल्ड कर लेता है, ये
रोक लेता है, कट ऑफ कर देता है, तो ऐसे केस में जो है उस पर लाइबिलिटी इम्पोज की जा सकती है जो 3 मंथ्स तक की हो सकती है, या फाइन जिसका अमाउंट 1000 रुपीज़ मैक्सिमम हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है। लास्ट जो क्लॉज है सेक्शन का वो बात करता है, इफ़ एनी पर्सन कंट्रावेंस अ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40A, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 रुपीज़ और विद बोथ। यदि कोई सेक्शन 39 या सबसेक्शन 2 जो है 40A का जो है कॉन्ट्रावेंट करता है, तो उसकी लाइबिलिटी जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स की हो सकती है, या फाइन जो है 1000 रुपीज़ या बोथ का हो सकता है। देखिए इसमें पनिशमेंट याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो ज़्यादातर पनिशमेंट है उनका टेन्योर 3 मंथ्स है, फाइन है जिसका अमाउंट 1000 रुपीज़ हो सकता है या बोथ हो सकता है। तो हम जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम जो है एज इट इज़ सेम दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये सेक्शन बात करता है नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ऐसी कोई भी कोर्ट जो जेएमएफसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नीचे की नहीं होगी, जो इस एक्ट में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं जो पनिशेबल है उन्हें ट्राई करेगी। मतलब जो जिस कोर्ट से जो भी कोर्ट ट्राई करेगी वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है जेएमएफसी जो है उससे नीचे की नहीं होनी चाहिए। क्लॉज 2 बात करता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द कंप्लेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस हैज बीन मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इस कोई भी कोर्ट जो है किसी भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो है कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती है। कितने टाइम पीरियड के अंदर? जिस दिन से वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 3 मंथ्स के अंदर। यदि 3 मंथ्स के बाद यदि कोई कंप्लेंट लेके आता है तो ऐसे ऑफेंस का जो है कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। लास्टली, notwithstanding anything contained in section 32 of the Code of Criminal Procedure, it shall be lawful for any magistrate of the first class to pass a sentence or fine exceeding 2000 rupees on a person convicted of an offence punishable under this act। सेक्शन 32 में जो है ये जो सीआरपीसी का 1898 का जो कोड था जो लिमिट बताता है कि मजिस्ट्रेट कितने मैक्सिमम अमाउंट तक जो है इम्पोज कर सकता है फाइन, उसमें जो भी लिखा है उसके अलावा इस एक्ट के अंदर में जो फर्स्ट क्लास है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो फाइन जो है इम्पोज कर सकता है, सेंटेंस पास कर सकता है जिसका अमाउंट 2000 रुपीज़ से एक्सीड होगा। जो इस एक्ट के अंदर में कोई ऐसा पर्सन है जो कन्विक्टेड पाया जाता है इस किसी ऑफेंस का जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है, तो इस एक्ट में तो 1000 रुपीज़ मैक्सिमम हम देखेंगे, बट इस एक्ट में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो 2000 तक का भी जो है फाइन लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ इस एक्ट के जो बात करता है मिसलेनियस। इसमें है हम सेक्शन पढ़ेंगे 45 जो बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स। इस एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट के पास जनरली जो है जुरिडिक्शन नहीं है, किन केसेस में नहीं है ये हम देखते हैं। क्लॉज 1 बात करता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट नो सिविल कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट or proceeding insofar as it relates to fixation of standard of rent in relation to any accommodation to which this act applies or to any other matter to which the RC is empowered by or under this act to decide, and no injunction in respect of any action taken or to be taken by the RC under this act shall be granted by the civil court और अदर अथॉरिटी। यहाँ पे इस एक्ट में जो है इस क्लॉज में जो है सिविल कोर्ट को जनरली जुरिडिक्शन नहीं है। ये एक्ट बताता है कि ऐसा जनरल रूल है जब तक कि सिविल कोर्ट को इस एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली कहीं पावर्स नहीं दी गई हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता। इस एक्ट में इसके पास पावर्स नहीं रहेंगी और स्पेशली जो है सिविल कोर्ट के पास जो है जुरिडिक्शन नहीं रहेगा पर्टिकुलर कुछ सूट या प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन करने का। ऐसे मैटर्स जो रिलेट करेंगे किसी स्टैंडर्ड एक्ट के फिक्सेशन में जो आरसीए को एक्सप्रेसली पावर दी गई है इस एक्ट के अंदर में, या फिर ऐसे जो मैटर्स हैं जहाँ पे आरसीए को एक्सप्रेसली दी गई है पावर, ऐसे केसेस में भी कोर्ट का सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा। और ऐसे कोई एक्शन ये लेता है आरसीए तो उसके अगेंस्ट में जो है इंजंक्शन का सूट भी जो है ग्रांट नहीं कर सकती सिविल कोर्ट, या कोई भी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है जिस एक्ट में जहाँ आरसीए को एक्सप्रेसली पावर दी गई है उन मैटर्स में। क्लॉज 2 बात करता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल बी कंस्टिट्यूट एज प्रिवेंटिंग अ सिविल कोर्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द डिसीजन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल to any accommodation to which this act applies or any question as to the person or persons who are entitled to receive the rent of such accommodation। जहाँ बात आएगी कि पर्टिकुलर
कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी एकोमोडेशन का टाइटल किसके पास होना चाहिए, कौन पर्सन उसका ओनर होगा या नहीं, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पर्सन जो है, कौन पर्सन एंटाइटल्ड है रेंट को लेके। तो ऐसे केसेस में जो है सिविल कोड का जुरिडिक्शन रहेगा। इस एक्ट में सिविल कोड का जुरिडिक्शन बार नहीं है इन पर्टिकुलर दो चीज़ों को लेके। कहाँ पे? एक तो जहाँ उसको एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है, दूसरा यदि कोई टाइटल क्वेश्चन होता है किसी एकोमोडेशन को लेके तो वहाँ पे भी जो है वो एंटरटेन कर सकती है ऐसे मैटर को लेके। तीसरा यदि ये क्वेश्चन उठता है कि कौन से पर्सन एंटाइटलमेंट हो गए रेंट को रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे भी सिविल कोड का जुरिडिक्शन बार नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है अबेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल एज कॉन्ट्रावेंशन। Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any order passed or deemed to have been passed under this act shall be deemed to have contravened that order। ये क्लॉज ये बात करता है यदि कोई पर्सन जो है वो अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है कि कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के अंदर में जो पास किया गया है, तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे उसने वो ऑर्डर जो है खुद कंट्रावेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 47 की तरफ जो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इन केस ऑफ कंपनी फर्म। इफ द पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑर्डर मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस एक्ट इज अ कंपनी, partnership, firm or other body corporate, every director, partner, manager, secretary or other officer or agent thereof shall, unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised or due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention। यदि कोई पर्सन है जो इस एक्ट के अंदर में कोई ऑर्डर पास किया गया है वो कंट्रावेन करता है, फिर या तो वो कंपनी है, पार्टनरशिप है, फर्म है या अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, और ऐसी कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट का कोई जो भी डायरेक्टर है, एवरी डायरेक्टर, हर कोई जो डायरेक्टर होगा, जो कोई पार्टनर होगा, जितने मैनेजर होंगे या सेक्रेटरी होंगे या कोई ऐसे ऑफिसर या एजेंट रहेंगे, उनकी लाइबिलिटी रहेगी और ऐसा माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर में जो है गिल्टी हैं और उन्होंने एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया, किसी प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन किया है, अनटिल अनलेस वो ये प्रूफ नहीं कर दे कि वो ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन उनकी नॉलेज में नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था, या फिर उन्हें पता तो था और उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि उस कॉन्ट्रावेंशन को वो प्रिवेंट कर सके, रोक सके। मतलब यहाँ पे शेल वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे शेल प्रिजम्पशन मान लेगी कोर्ट की इन पर्सनस की लाइबिलिटी है, और पर ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है जब यदि वो प्रूफ कर देंगे कि हाँ उनकी नॉलेज में नहीं था या फिर नॉलेज में था पर उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो, फिर भी हो गया, तो ऐसे केसेस में उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सेक्शन 48 बात करता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू बी द पब्लिक सर्वेंट, collector, RCA or the officer authorized by the collector under subsection 1 of section 39 shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of IPC। सेक्शन 21 जो है IPC का वो एक सर्टेन लिस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की लिस्ट देता है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। तो इस एक्ट के अंदर में जो कलेक्टर है, RC है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, या ऐसा कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो सेक्शन 39 के अंदर कलेक्टर द्वारा ऑथराइज किया गया है, वो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। सेक्शन 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट कलेक्टर, RCA और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर by the collector under subsection of section 39 in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act। कोई भी एक्ट है जो गुड फेथ में किया गया है या इस एक्ट के परसुएंस में किया गया है, इस इंटेंशन के साथ किया गया है कलेक्टर द्वारा या RCA द्वारा या कोई पर्सन जो कलेक्टर द्वारा ऑथराइज है सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली, उनके अगेंस्ट में ना तो कोई सूट आएगा, ना कोई प्रोसिक्यूशन होगा, ना कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग जो है उनके अगेंस्ट में चलाई जाएगी। बट यदि कोई एक्ट इन अथॉरिटीज़ का ऐसा है जो बैड फेथ में है, गुड फेथ में नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है उनके अगेंस्ट में सूट भी लाया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है उनका, या फिर कोई अदर लीगल जो प्रोसीडिंग्स रहती हैं वो भी चलाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 50 जो बात करता है पावर टू मेक रूल्स। इस एक्ट के अंदर में रूल मेकिंग पावर किसके पास में है,
तो ये सेक्शन बताता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो रूल्स बनाएंगी इस एक्ट में जो पर्पसेस है उनको कैरी आउट करने के लिए, और ऐसे रूल्स जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा निकाल के बनाए गए। क्लॉज 2 बात करता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। इस किन पर्टिकुलर केसेस में किन पर्टिकुलर मैटर्स में जो है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, तो इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। कौन कौन सी है वो क्लॉज? सबसे पहले है द फॉर्म एंड द मैनर इन विच द पीरियड विद इन विच एन एप्लीकेशन में बी मेड टू द RCA। इस एक्ट के अंदर में RCA के पास जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो उस किस फॉर्मेट में होगी, किस तरीके से होगी, कितने टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, इसको डिसाइड करने की जो रूल मेकिंग पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। क्लॉज बी बात करता है द मैनर इन विच अ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में होल्ड एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर में RC जो इंक्वायरी करेगी वो किस तरीके से करेगी, ये भी जो है डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, वो रूल्स बनाएंगी। क्लॉज सी बात करता है द पावर्स ऑफ सिविल कोड विच में बी वेस्टेड इन RC। RC को सिविल कोड की कौन सी पावर्स दी जाएगी ये भी डिसाइड करने वाली पार्टी जो होगी वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज डी बात करता है द मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जितने नोटिस सर्व करेंगे, चाहे वो टेनेंट को हो, चाहे विटनेसेस को हो, चाहे लैंडलॉर्ड को हो, उनका तरीका क्या होगा, ये रूल्स बना के जो डिसाइड करेगी वो पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। लास्टली एनी अदर मैटर विच हैज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसे और भी अदर कोई मैटर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इस एक्ट के जो वह है परसुएंट में बनने चाहिए, तो वो रूल्स बना के जो है वो अलाउ कर देंगे। और ऐसे रूल्स जो हैं गैजेट है उसमें नोटिफिकेशन के नोटिफाई करके जो है उनकी एप्लीकेबिलिटी एग्जिस्टेंस में लाई जाएगी। क्लॉज 3 बात करता है ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ असेंबली। ऐसे रूल्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उससे असेंबली के सामने जो है पहले लाएगी, फिर वहाँ से असेंबली जो है पास करेगी। पास करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 51 जो बात करता है रिपील एंड सेविंग्स। ये सेक्शन हमारे साथ का आखिरी सेक्शन है। क्लॉज 1 बात करता है द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 है इज हेयर बाय रिपील। जो MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 का है वो इस एक्ट के आने के बाद रिपील हो जाएगा। क्लॉज 2 बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील ऑल सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द सेड एक्ट pending at the commencement of this act before any court or other authority shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said act as if the said act had continued in force and this act had not been passed, and the provisions for appeal under the said act shall continue in force in respect of the suit and proceedings disposed of thereunder, subject however to the condition that no court fee shall be deducted by the court as required by subsection 3 of section 5 of the said act। ये जो क्लॉज है ये बात करता है कि जैसे ये नया एक्ट आ गया तो जो प्रोसीडिंग्स या सूट्स जो थे, अदर प्रोसीडिंग्स जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंगली चल रहे थे या इस एक्ट के आने पे जो पेंडिंग थे किसी कोर्ट के सामने या ऐसी अदर अथॉरिटी के सामने जो इस एक्ट को के अंदर दी गई हुई थी, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे और ऐसे डिस्पोज ऑफ होते रहेंगे जैसे ये एक्ट कभी आया ही नहीं था, ना ही पास हुआ था, एग्जिस्टेंस में नहीं था। इसके अलावा जो अपील की प्रोविजंस हैं वो भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। जो ऑलरेडी पेंडिंग सूट्स हैं वो पुराने ही एक्ट के अकॉर्डिंग 1955 के एक्ट में जो अपील की प्रोविजंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। और ऐसे ही सूट या प्रोसीडिंग जो है डिस्पोज ऑफ की जाएगी, बट उसमें कंडीशन है कि पुराने एक्ट के सेक्शन 5 या सब सेक्शन 3 में जो कोर्ट फीस लगती थी वो डिडक्ट नहीं की जाएगी उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। ये था हमारा सेक्शन 51। यहाँ हमारा MP का एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ख़त्म होता है। यदि आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर एंगेजिंग लीगल कंटेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू विधि कक्षा। थैंक यू।